सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज के सेशन में हम डेली टेस्ट सीरीज डे 4 का सलूशन करेंगे। 3 टेस्ट पहले कर चुके हैं, उनका सलूशन भी करवाया जा चुका है। आज हम देखेंगे डे 4। पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद हम आंसर करते हैं। हाउ मैनी टोटल वॉइस्ड साउंड्स आर देयर इन आरपी? 2 कीवर्ड हैं, क्वेश्चन में कीवर्ड को ढूंढिएगा। 2 कीवर्ड हैं। पहला कीवर्ड है आरपी। आरपी से मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। जितने भी साउंड्स को एक्सेप्ट किया गया है वे सब रिसीव्ड प्रोनंसिएशन का हिस्सा होती हैं। क्लियर होगी बात? आरपी मतलब रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। टोटल साउंड्स आप यहां मान सकते हैं, ठीक है। 2-3 और एब्रीविएशंस होते हैं। IPA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। क्लियर है? IPA, आप इनको ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, दोनों ही सही है। इंटरनेशनल फोनेटिक दोनों में सेम है। एक बार ए का एसोसिएशन हो सकता है और एक बार ए का अल्फाबेट भी हो सकता है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछें ए में ये दे दिया जाए, बी में ये दे दिया जाए और सी में दे दिया जाए बोथ ए एंड बी, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, IPA, IPA, RP। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आपसे पूछा है कि टोटल साउंड्स जो हैं, आप सब जानते हैं हाउ मेनी साउंड्स आर देयर? 44 साउंड्स आर देयर। उन टोटल साउंड्स में से वॉइस साउंड कितनी है? साउंड्स को 2 भागों में बांटा जाता है, वॉइस्ड और वॉइसलेस, ठीक है। वॉइस साउंड जो होती हैं वो 35 होती हैं और जो वॉइसलेस साउंड होती हैं वो 9 होती हैं। इस प्रकार से दोनों को मिला के कितनी हो गई? 44 हो गई। अब हम देखेंगे 5 फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में 5 तथ्य और देखते हैं। देखिए, पहला तथ्य यह है कि ऑल द वावल साउंड्स, सभी की सभी वावल साउंड्स क्या होती हैं? वॉइस्ड साउंड होती हैं। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी की सभी वावल साउंड कैसी होती हैं, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए सभी की सभी वावल साउंड वॉइस्ड साउंड होती हैं, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मैनी वॉइसलेस वावल साउंड्स आर देयर इन आरपी? कितनी वॉइसलेस वावल साउंड होती हैं? तो वॉइसलेस वावल साउंड 0 होती है। कोई भी साउंड, वावल साउंड वॉइसलेस नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछे आपसे, हाउ मैनी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड? क्या पूछा आपने? वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड पूछा आपसे। तो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड जो होती हैं उनकी संख्या होती है 15, ठीक है। और 20 कौन होती हैं? वाउल साउंड। टोटल मिला के कितनी हो गई? 35 हो गई। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी कॉन्सोनेंट वॉइस साउंड? तब आपका आंसर क्या होना चाहिए था? 15 होना चाहिए था। कई बच्चे कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन में ऑप्शन ठीक नहीं है, आंसर तो 15 है लेकिन 15 ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा। 15 कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं और 20 ये हो गई। टोटल कितनी हो गई? 35 हो गई। क्लियर हो गई बात? ये आगे बात देखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टोटल वॉइसलेस साउंड कितनी होती हैं? टोटल वॉइसलेस, तो आप क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। क्लियर होगी? यदि आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कॉन्सोनेंट वॉइसलेस साउंड कितनी होती हैं, तब भी आपका आंसर क्या होगा? 9 ही होगा, क्योंकि जो भी वॉइसलेस साउंड होती हैं वे सिर्फ क्या होती हैं? कॉन्सोनेंट होती हैं, उनमें से 9 होती हैं। क्लियर होगी बात ये आपसे?
अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी साउंड वॉइसलेस होती हैं। आप वॉइसलेस पढ़ लेंगे तो बची हुई सारी क्या होंगी, वॉइस्ड होंगी। एक बार मैं लिख देता हूं, पे टे कै, ऐसे याद कर लेंगे इसको, पे टे कै, चे फे थे। चे इस प्रकार से लिख देंगे, फे इस प्रकार से लिख देंगे, थे इस प्रकार से लिख देंगे, और उसके बाद में से है। ये से और है, ये 9 साउंड कैसी होती हैं, वॉइसलेस साउंड होती हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बिंदु बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी जेनरा बोलते हैं इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी जेनरा हैज द फॉलोइंग फीचर्स, इनमें से कौन सा ये फीचर्स जिसकी ये विशेषताएं हैं, वो लिटरेरी टर्म, वो लिटरेरी डिवाइस, वो लिटरेरी जेनरा कौन सा है। सबसे पहला देखिएगा, रिलीजियस ओरिजिन किसका है। रिलीजियस का मतलब क्या होता है भाई, धार्मिक, मतलब जिसकी उत्पत्ति हुई है वो धार्मिक है, ऐसा कौन सा है। आप जानते हैं कि ड्रामा की जो उत्पत्ति हुई है, ड्रामा की जो ओरिजिन है वो रिलीजियस ओरिजिन है। अकेला क्वेश्चन भी आ सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म हैज रिलीजियस ओरिजिन, बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता था। और जब इतना क्वेश्चन आता, ये अकेला क्वेश्चन बन सकता था, तब भी आपका ऑप्शन क्या होता, ड्रामा होता। आपका सही आंसर जो है वो ड्रामा होता। क्लियर होगी बात। आप कहेंगे कि सर जी बताइएगा कि ड्रामा का ओरिजिन रिलीजियस कैसे है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिएगा, आप लोगों ने जब ड्रामा पढ़ा था, मैंने भी पढ़ाया था आपको, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था MYST मिस्ट्री ड्रामा पढ़ा था, मिस्ट्री ड्रामा पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने मिरेकल ड्रामा पढ़ा था मिरेकल। उसके बाद में हमने मोरालिटी ड्रामा भी पढ़ा था। कितने ड्रामास पढ़े, सबसे पहले मिस्ट्री ड्रामा, उसके बाद में कौन सा पढ़ा, मिरेकल ड्रामा। ये जो दोनों ड्रामा हैं, इनका संबंध जो है वो चर्च और सेंट से है, बाइबल और सेंट से है, चर्च से है, बाइबल से है, साधुओं से है। इसलिए इसकी जो ओरिजिन कही जाती है वो क्या कही जाती है बेटा, वो कही जाती है रिलीजियस ओरिजिन। क्लियर हो गई, आंसर तो पता चली गया, लेकिन सब ऑप्शंस देखते हैं। पोएटिक एंड प्रोजिक एक्सप्रेशन, ऐसी कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, ऐसी कौन सी लिटरेरी टर्म है जिसमें पोएटिक और प्रोजिक, प्रोजिक का मतलब होता है रिलेटेड टू प्रोज, इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों होती हैं, दोनों एक्सप्रेशंस होती हैं। तो निश्चित रूप से ड्रामा ही है जो प्रोज में भी लिखा जाता है और पोइट्री में भी लिखा जाता है, पोइटिक ड्रामा कहा जाता है। क्लियर है। एक ड्रामा और होता है CLOSET, क्लोजेट ड्रामा। आप बताइएगा ये किस प्रकार का ड्रामा होता है, बताइएगा भाई। जो लोग लगातार टेस्ट देते हैं, जो लोग लगातार अपने वीडियो देखते हैं, वो जानते हैं कि क्लोजेट ड्रामा क्या होता है। फटाफट इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन थ्रू अज्यूम्ड कैरेक्टर्स, ये भी ड्रामा में ही होता है। एक्शन को जो प्रेजेंट किया जाता है वो कैरेक्टर्स के थ्रू किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये भी ड्रामा में होता है। थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन, थिएटर में इसका प्रेजेंटेशन होता है, ये भी किस में होता है, ड्रामा में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी, ड्रामा। क्लियर है। आगे चलिएगा भाई, आप लोग इसके आंसर्स करने की कोशिश कीजिएगा, साथ साथ कितना आप कर पाते हैं हम देखना चाहते हैं। आई मस्ट कंप्लीट माई सिलेबस बिफोर द नेक्स्ट मंथ, मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए नेक्स्ट मंथ से पहले पहले। डिफिकल्ट इट इज, ये लिंकिंग डिवाइस का क्वेश्चन है। लिंकिंग डिवाइस में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि यहां कौन सा कंजंक्शन फिट बैठता है। तो यहां है हाउ एवर, आई मस्ट कंप्लीट माई सिलेबस बिफोर द नेक्स्ट मंथ,
मुझे अपना सिलेबस नेक्स्ट मंथ से पहले कंप्लीट कर लेना है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, चाहे हाउ एवर डिफिकल्ट इट इज, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, तो उसको कहते हैं हाउ एवर कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? एक हाउ एवर का फिर भी अंतर होता है, तो आप दोनों इसको मीनिंग समझ लेंगे। वॉट एवर, जो कुछ भी। वॉट एवर क्या होता है? जो कुछ भी। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। वॉट एवर नॉलेज आई पजेस, जो कुछ नॉलेज मेरे पास है, आई वॉन्ट टू पास इट, मैं इसको पास करना चाहता हूं। किनकी तरफ? आप जैसे विद्यार्थियों की तरफ। किसका एग्जाम्पल लिया हमने? वॉट एवर नॉलेज आई पजेस, वॉट एवर नॉलेज आई हैव, आई वॉन्ट टू पास दैट टू माई स्टूडेंट्स, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं। तो ये हो गया आपका वॉट एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। वेन एवर आई गेट अपॉर्चुनिटी, जब कभी भी मुझे अवसर मिलता है, आई ट्राई टू टॉक टू माई स्टूडेंट्स, मैं अपने विद्यार्थियों से बात करने की कोशिश करता हूं, उनको समझाने का प्रयास करता हूं, उनको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। ये वेन एवर हो गया। चलें भाई, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, ये भी लिंकिंग डिवाइस का क्वेश्चन है, आप आंसर कीजिएगा। यू मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, इसको रेगुलरली नहीं कहते हैं, रेगुलरली कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यू मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, द टीचर विल बी वेरी अनॉयड। अनॉयड का मतलब होता है नाराज हो जाना, अनॉयड का मतलब होता है इरिटेट हो जाना। अनॉयड आपको बताना है यहां कौन सा है। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। आई वर्कड हार्ड, नेवरदलेस आई कुड नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, फिर भी। सबका आपको मीनिंग आना चाहिए इनका। अनटिल, जब तक। अनलेस, इफ नॉट, यदि नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैनॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, अनलेस, इफ नॉट, यदि नहीं। अदरवाइज, यहां आएगा अदरवाइज, वरना। अदरवाइज का मतलब क्या है? वरना। ठीक है, और भी हो सकता था, यहां और का अर्थ भी अदरवाइज के सेंस में लिया जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। यू मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, आपको क्लास रेगुलर अटेंड करनी चाहिए, नहीं तो वरना, अदरवाइज, द टीचर विल बी एंग्री या टीचर विल बी अनॉयड, नहीं तो टीचर नाराज हो जाएंगे। ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जितने भी लिंकिंग डिवाइसेस हैं, कम से कम उनका मीनिंग आपको आना चाहिए, उसका यूज आपको आना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट चलें भाई, नेक्स्ट देखिएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा फटाफट। पुलिस, कोई भी इसको पुलिस नहीं बोलेगा, इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो है पुलिस। टू ब्रिंग सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल, कानून व्यवस्था की स्थिति को अंडर कंट्रोल लाने की डिजायर, इच्छा रखती है। आपको बताना है ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। आप जानते हैं ये प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आनी चाहिए। इनमें से ये सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं कहेंगे, सही जो प्रोनाउंसिएशन है वह सिंगुलर है, ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए। डिजायर्स, ये सिंगुलर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि एस या ईएस लगता है तो प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा बताइएगा। आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है। यू हैव बीन लेफ्ट विद अ सिंगल ऑप्शन, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, डिजायर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डिजायर। क्लियर? इस प्रकार के कुछ और भी नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर दिखते हैं लेकिन होते प्लुरल हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं जो दिखने में आपको लगेगा कि सिंगुलर है लेकिन होते कैसे हैं? प्लुरल है। देखिएगा, उसी प्रकार से
पब्लिक होता है, PUBLIC पब्लिक। पीपल होता है PEOPLE, ठीक है। चिल्ड्रन होता है CHILDREN, चिल्ड्रन होता है। जेंट्री, पिजेंट्री, ये सब भी, पोल्ट्री, ये सब भी इसी प्रकार के नाउन होते हैं। नेक्स्ट में चलिएगा, एनुअल एग्जाम्स आर प्योरली इन नेचर। एनुअल एग्जाम्स प्योरली किस नेचर के होते हैं, आपको ये बताना है। बताइए भाई, आंसर कीजिएगा फटाफट। और इसका सही आंसर है समेटिव। एनुअल एग्जाम्स जो होते हैं वे कौन से एग्जाम होते हैं, समेटिव। 5 फैक्ट्स देखते हैं, 5 तथ्य देखते हैं समेटिव के बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या याद रखना है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जहां कहीं भी ऑफ लर्निंग हो वो क्या होता है, समेटिव होता है। दूसरा, एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द क्लास, सॉरी एट द एंड ऑफ द सेशन। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सब के सब समेटिव होते हैं। इनका जो मकसद होता है वो ग्रेडिंग के लिए होता है, फीडबैक कम होता है। और ये किसके लिए होते हैं, ग्रेडिंग देने के लिए होते हैं। इनका जो नेचर होता है, हम समेटिव की बात करें, ध्यान रखिएगा, इनका जो नेचर होता है वो टर्मिनल नेचर होता है। कैसा होता है भाई, टर्मिनल नेचर होता है। और ये जो कंसेप्ट है समेटिव और फॉर्मेटिव का, ये माइकल स्क्रीवेन ने दिया था, SCRIVEN, माइकल स्क्रीवेन ने दिया था। किस चीज का कॉन्सेप्ट, समेटिव और फॉर्मेटिव। तो ये फैक्ट हमने इसके बारे में जाने। ये फैक्ट हम क्यों जानना चाहते हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है और बहुत मजबूत हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग इज ऑल्सो नॉन एज, रेमेडियल टीचिंग को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में भाई, कंपनसेटरी टीचिंग, क्षतिपूर्ति है। ये क्लियर है, क्योंकि जो बच्चे के प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, जो पीछे रह जाता है, उसके लिए ये होती है। प्रिपरेटरी टीचिंग, हाँ ये भी सही है। डेवलपमेंटल टीचिंग, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आपको एग्जाम में अकेला कोई एक नाम दिया जा सकता है कि ये किसका नाम है, तो आप जानेंगे कि ये सब किसके नाम है, रेमेडियल टीचिंग के दूसरे नाम हैं। आप देखते हैं 5 फैक्ट्स अबाउट रेमेडियल टीचिंग। पहला फैक्ट, रेमेडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग, क्या करती है ये, आइडेंटिफाई करती है स्लो लर्नर्स एंड प्रोवाइड देम विद नेसेसरी हेल्प। पहला फैक्ट ये है कि रेमेडियल टीचिंग स्लो लर्नर्स को ढूंढती है और उनको नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करती है। दूसरा, इट इंप्रूव्स लर्निंग स्किल्स, ये लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव करती है। रेक्टिफाइज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, कोई प्रॉब्लम एरिया बच्चे में रह जाता है, ये उसको रेक्टिफाई करती है, ठीक है। तीसरा फैक्ट देखते हैं, इट मे बी टॉट इंडिविजुअली एज वेल एज इन ग्रुप्स, इसको इंडिविजुअली भी पढ़ाया जा सकता है और किसमें, ग्रुप्स में भी पढ़ाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। कुछ चीजें थी जो हमने रेमेडियल टीचिंग के बारे में जानी, और देखते हैं प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या होता है भाई, सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके बाद में टीचिंग, उसके बाद में क्या होती है, टीचिंग, और उसके बाद में फिर क्या होता है, टेस्ट होता है। यानी इसकी प्रोसेस में सबसे पहले टेस्ट, टीच, फिर टेस्ट, ठीक है। और ये जो टेस्ट होता है इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। उसके बाद इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, रेमेडियल टीचिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, 1-2 का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। आपसे पूछेंगे स्ट्रेटेजीज ऑफ रेमेडियल टीचिंग, तब आप कहेंगे IEP, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, रिवार्ड स्कीम। ये कुछ चीजें थी जो हमने रेमेडियल टीचिंग के बारे में और जानी हैं, हमारी तैयारी को थोड़ा और मजबूत करने के लिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर, आपको बताना है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हैं ये टू फैसिलिटेट द टीचिंग,
टीचिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए, टीचिंग को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए, या फिर फैसिलिटेट लर्निंग, या फिर टू फैसिलिटेट बोथ लर्निंग एंड टीचिंग, या फिर टू फैसिलिटेट द स्कूल इफेक्टिवनेस। तो आप जानते हैं कि इसका संबंध ये है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं न केवल लर्निंग को बल्कि टीचिंग को भी। फैक्ट्स ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर सम, ध्यान दीजिएगा फैक्ट जो हम इसका बता रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर सम पेडागोजिकल, कुछ पेडागोजिकल, लिंग्विस्टिक्स, कुछ लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजिकल रूल्स, और कुछ साइकोलॉजिकल रूल्स होते हैं जो किसको हेल्प करते हैं, न केवल टीचिंग की बल्कि लर्निंग की भी, न केवल लर्निंग की भी बल्कि टीचिंग की भी। वे रूल्स होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स कहते हैं। क्लियर हो गई? नेक्स्ट बढ़िएगा, चीजों को बहुत क्लियर करते हुए चलिएगा। ये एक सूचना आ गई आप लोगों के लिए, और ये आप सब जानते हैं पुराने बच्चे किससे संबंधित सूचना है। हम साप्ताहिक 10 दिन से या 5 दिन से 15 दिन से प्री रीट इंग्लिश का आयोजन करते हैं, प्री रीट इंग्लिश का आयोजन करते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट आज कर ही रखा है। जिस तरीके से जो बच्चे इस प्री रीट इंग्लिश में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों को इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना होता है, जिसमें आप अपना नाम और जिले का नाम लिखेंगे। जिस दिन एग्जाम होगी, एग्जाम ऑनलाइन होती है, आपको एक लिंक भेजा जाता है। वो एग्जाम के दिन 5 बजे भेजा जाता है, जो 6 बजे खुलता है। एग्जाम 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक होती है। 6:30 बजे आपको सबमिट करना होता है, उसके बाद वो सबमिट नहीं होता है। उसके दूसरे दिन, एग्जाम के दूसरे दिन 10 बजे आपको आपके मार्क्स आपके रजिस्टर्ड नंबर पर भेज दिए जाते हैं। आपकी राजस्थान भर में कौन सी रैंक रही ये भी बताया जाता है। आपको एग्जाम पेपर जो हुआ उसकी PDF भी सेंड की जाती है, और उसके दूसरे दिन शाम 6 बजे उस पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाया जाता है। अब जो पेपर होने वाला है वो 6ठा प्री रीट होगा। 5 पहले हो चुके हैं, और 6ठा प्री रीट जो होगा वो 10 जून को होगा। महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, 10 जून को होगा। आप जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंजंक्शंस हैव बीन यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। इस सेंटेंस में कितने कंजंक्शन यूज हुए हैं, देखते हैं भाई कितने कंजंक्शन हैं। ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया कल के से उठा लिया। द 500 बेड राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेस हॉस्पिटल which a conjunction gradually upgraded itself to 1200 beds in less than a year, and दूसरा conjunction became the largest dedicated COVID-19 facility in the state, has provided treatment to 20,000 coronavirus patients so far। कोई कंजंक्शन नहीं है, मात्र कितने कंजंक्शन हैं, 2 कंजंक्शन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया है, आप आंसर कीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन आपके पास, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा, प्रोवाइडेड यू गिव अप बैड हैबिट्स। प्रोवाइडेड, यदि, प्रोवाइडेड का मतलब होता है इफ, प्रोवाइडेड का मतलब होता है इफ, ठीक है। और इफ क्या बताता है, कंडीशन बताता है। तो देखो यहां हम इफ भी लिख सकते थे, इफ भी लिख सकते थे, लेकिन हो सकता है एग्जाम में इफ नहीं आए और क्या आ जाए, प्रोवाइडेड आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कंडीशन होती है ये। यदि मैं आपकी हेल्प करूंगा, यदि आप गंदी आदतों को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो ये जो है ये इफ है, यदि है,
तो आपको पूछा था कि लिंकिंग डिवाइस यूज्ड इन द अबव सेंटेंस इंप्लाइज किसकी तरफ इशारा करती है, तो कंडीशन की तरफ संकेत करती है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड हाई स्कूल फी फॉर हिज चिल्ड्रन। गरीब है, अपने बच्चों के लिए हाई स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको बताना यह था कि द कंजंक्शन यूज्ड इन द अबव सेंटेंस इंप्लाइज। तो पहले तो देखिएगा कंजंक्शन यूज हुआ कौन सा है, कौन सा हुआ अभी, कंजंक्शन यूज हुआ है दैट। कौन सा हुआ है, दैट, ये कंजंक्शन यूज हुआ है। क्लियर। अब आपको बताना है कि ये दैट जो कंजंक्शन है ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है, तो एडिशन को नहीं, कॉन्ट्रास्ट नहीं, कंपैरिजन तुलना भी नहीं, कॉन्सेक्वेंस रिजल्ट बताता है। RESULT बेटा हम रिजल्ट भी लिख सकते थे, और यदि रिजल्ट लिखते तो आप सबके सब सही ही करते। आपको हमने एक नया शब्द देने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, हर पहलू को ध्यान में रख के होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है वो कौन सा है, कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CLT। CLT के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। CLT के ऊपर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं, हर बार नए क्वेश्चंस होते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द थियरी, इस प्रिंसिपल पे आधारित है, इस सिद्धांत पे आधारित है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज यूज इज कम्युनिकेशन। CLT जो है वो इस सिद्धांत पे आधारित है कि भाषा का जो प्राथमिक कार्य होता है वो कम्युनिकेशन होता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। CLT मानती है कि भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वो कम्युनिकेशन है, संवाद है, डिस्कशन है, डिबेट है, डिस्कॉर्स है। दूसरा देखिएगा, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होना चाहिए था ऑफ CLT इज दैट लर्नर्स नीड टू इंगेज इन, कि लर्नर्स को इंगेज है होना है इन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, एक सार्थक संवाद में, टू अटेन प्राप्त करने के लिए कम्युनिकेटिव फ्लुएंसी इन ESL सेटिंग। ESL सेटिंग इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज सेटिंग में। तो ये भी ठीक बात है, यही उद्देश्य होता है कि वो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन में अपनी क्या करें, इंगेज हों, ताकि उनकी फ्लुएंसी मजबूत हो। कि अलग अलग क्वेश्चंस डालने की वजह ये है कि आप इनका ट्रांसलेट कर पाएं ठीक से, आपका अभ्यास हो जाए पेडागोजी में कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के देते हैं। बाकी CLT का मतलब एक ही होता है, कम्युनिकेशन एक ही बात है, लेकिन अलग अलग शब्दों में लिखी हुई होती है, आप समझेंगे इनको। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज फॉर लर्नर्स टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये बात भी ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड करेक्टिव फीडबैक, ये बात सही नहीं है। इसमें भी करेक्टिव फीडबैक तो होता ही है, बच्चा कुछ यदि मिस्टेक करता है तो हम उसको फीडबैक तो देते ही हैं, उसको कुछ सुधारने का प्रयास तो करते ही हैं। तो ये ठीक नहीं है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ ए टीचर इन CLT। टीचर का क्या रोल होता है CLT में, बताओ भी क्या होता है। एक शब्द तो आपको याद है, फैसिलिटेटर होता है, सहयोगी होता है, सहायता देने वाला होता है। द रोल ऑफ टीचर इज टू बी फैसिलिटेटर फॉर हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए वो फैसिलिटेटर होता है, सहायक होता है, सहायता देने वाला होता है। मैं भी यही प्रयास कर रहा हूं कि आपका सहायक बन सकूं, आपकी कुछ हेल्प कर सकूं, थोड़ी बहुत हेल्प जितनी मेरे से होती है कर सकूं। ही इज द मैनेजर ऑफ द क्लासरूम, हाँ क्लासरूम का मैनेजर भी होता है, वो क्लास की चीजों को मैनेज करता है, कब कौन सी चीज कैसे होनी है ये मैनेज करता है, ठीक है। ही असिस्ट लर्नर्स, वो लर्नर्स को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, बाय प्रोवाइडिंग देम, उनको देके, क्या देके, विद फ्रेमवर्क, पैटर्न्स, रूल टू डेवलप देयर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल्स, उनको बताता है कि भाई आपको इस पैटर्न फॉलो करना है, ये रूल्स फॉलो करने हैं, ये करने हैं, तो असिस्ट करता है, सिर्फ उनकी हेल्प करता है। ये बात भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये आपका फोनेटिक्स का क्वेश्चन है।
देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन साउंड इन द वर्ड फगेट। आपको ओ को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं। फै ये होता है, आंसर तो मिल गया आप लोगों को, ये इसका सही आंसर है फगेट। ऐसे इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, फॉरगेट नहीं बोलोगे, फगेट बोलेंगे इसको आप लोग, तो ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं भाई। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। बच्चे के रोने को वीपिंग मत कहना, क्या कहना, क्राइंग कहना, बच्चा रो रहा है। तो इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है किस बात की, कि बच्चा हैंग्री होना चाहिए था। HUNGRY, हैंग्री, भूखा है, गुस्से में है, ये भी चल लेता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए क्या होता है, मस्ट सही आंसर होता है। आगे देखिएगा, वन हु इज बॉर्न, जो पैदा हुआ है उसको तो मरना भी है। क्या है, सर्टेनिटी है, CERTAIN, सर्टेनिटी है, निश्चितता है। क्या बेटा, निश्चितता है, और निश्चितता के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। वन हु इज बॉर्न मस्ट डाई, जो पैदा हुआ है मरना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। नेक्स्ट देखिएगा, ही रीड विदाउट ग्लासेस इन हिज ओल्ड एज, वो अपने बुढ़ापे में विदाउट ग्लासेस पढ़ सकता था। इसका मतलब, इसका आंसर है कुड। क्या है इसमें, कुड, पढ़ सकता था। ठीक है, आगे देखिएगा, द फर्स्ट इनिंग्स, ये क्वेश्चन भी जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इनिंग्स ये दिखने में तो प्लूरल दिखता है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन होता है। जिस प्रकार से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये सब के सब नाउन दिखने में प्लूरल दिखते हैं, लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर के साथ डू सिंगुलर नहीं है, वाज सिंगुलर नहीं है, डज के साथ स्पॉइल्ड नहीं आएगा, वॉज आएगा। क्या आएगा, वॉज स्पॉइल्ड। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, 2/5 ऑफ द वाइव्स, 2/5, 2/5 ऑफ, ये देखो, ये जब फ्रैक्शंस होती हैं इसमें बाद वाले के अनुसार आता है। एक बच्चा कोई पूछ रहा था मेरे से कि सर जी, ये देखिएगा, आपने बताया था द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, QUALITY, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। इसमें तो कहा आपने कि पहले वाले के अनुसार आएगा, और यहां कह रहे हो दूसरे वाले के अनुसार आएगा। हाँ, ये ठीक बात है बेटा, इसमें द क्वालिटी ऑफ, ज्यादातर जो प्रेपोजिशंस होते हैं इनमें पहले वाले के अनुसार आता है। लेकिन पहले देखिएगा यहां है, यहां यदि आपको नाउन की बजाय क्या मिल जाए, कोई एडजेक्टिव मिल जाए, डिटरमिनर मिल जाए, जिस तरह से मोस्ट ऑफ, क्या मिल जाए, मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, ये मिल गया आपको, मोस्ट ऑफ मिल गया, मेजॉरिटी ऑफ मिल गया, हाफ ऑफ मिल गया, 1/3 ऑफ मिल गया, तब आपको वह बाद वाले के अनुसार आनी चाहिए। और बाद में कौन है, वाइफ्स हैं। तो कहने का मतलब है 2/5 जो महिलाएं, पत्नियां हैं, वो क्या हैं, हाउस मेकर या होम मेकर हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर है बात, चलो आगे देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नॉर जेंडर हियर विद डिसडेनफुल स्माइल, ये वैभव होता है सुनना। तो ये जो है ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। वैसे भी जी कैपिटल है, तब भी आप मान लेना कि किसका एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। एक एलेजी है बहुत शानदार, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, टॉम्स ग्रे की लिखी हुई एलेजी है, उसकी बहुत शानदार लाइन है ये, नाउ गाउंडियर हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स, एनल्स कहानियां होती हैं ऑफ द पुअर। आपसे पूछा ये है द फिगर ऑफ स्पीच अप्लाइड इन द फर्स्ट लाइन, इसी लाइन में बताना है आपको। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। यहां यदि होता
तो अलिट्रेशन भी हो जाता। आपसे पूछा ही पहली लाइन है, तो पर्सोनिफिकेशन इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? आगे बढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली? इनमें से सिमिली का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? देखो भाई कौन सा नहीं है। फ्यूचर सीम्स एज डार्क एज नाइट टू हिम, ये तो एज का प्रयोग हुआ है, किसका एग्जाम्पल है? सिमिली। एज ए वुंडेड डियर साइड द हॉपलेस लवर, एक घायल डियर की तरह, ये भी किसका एग्जाम्पल है? सिमिली का है। आई वॉज वंडरिंग लाइक ए क्लाउड, ये भी सिमिली का है। सी इज लाइक हर फ्रेंड, ये नहीं है। अब आप कहोगे सर इसमें भी लाइक ये है और इसमें भी लाइक ये नहीं है। बेटा ये डिफरेंट है। आई को क्लाउड के साथ कंपेयर किया और ये एक ही जाति के हैं। सी को उसकी फ्रेंड के साथ किया है। मेरे को मेरे पापा जी के साथ कंपेयर किया है। उसको उसकी मदर के साथ कंपेयर किया है। उसको उसके भाई के साथ कंपेयर किया गया है। गाय को उसके बछड़े के साथ कंपेयर किया गया है। ये जो कंपेरिजन्स होते हैं ये मात्र कंपेरिजन्स होते हैं, सिमिली नहीं होती है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। ऑल वेल्स हैव हेयर, सभी वेल्स के हेयर हैं। ऑल ह्यूमंस हैव हेयर, इनके भी बाल हैं। तो ऑल वेल्स आर ह्यूमन। आपको फैलेसी बतानी है कौन सी? देखो मैं बताता हूं, समझाता हूं एक बार आपको। ऑल वेल्स हैव हेयर, ये हो गया। इसमें कॉमन जो है वो हेयर है, ये मिडल टर्म है, इसको मिडल टर्म बोलते हैं। और लास्ट वाले में आपको ये ही नहीं मिलेगा। ऑल वेल्स आर ह्यूमन नहीं है इसमें, इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। तो ये किसका एग्जांपल है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल का है। फैलेसिस के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ आपके लिए, कंप्लीट फैलेसिस का वीडियो है, आप उसको बार बार देख लीजिएगा। कम समझ में आता है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे बार बार आपसे वीडियोस नहीं देखे जाएंगे, इसलिए नोट्स बना लीजिएगा। टेस्ट में कोई नई बात आपको लगती है अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, तभी आप एग्जाम में इनका यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा। माई क्लासमेट सेड हर फिलोसफी क्लास वॉज हार्ड, मेरी क्लासमेट ने कहा कि उसकी फिलोसफी की क्लास हार्ड थी। एंड द वन आई एम इन, और एक क्लास जिसमें मैं हूं इज हार्ड टू, वो भी हार्ड है। सो ऑल फिलोसफी क्लास मस्ट बी हार्ड, इसलिए सभी फिलोसफी की क्लास हार्ड होनी चाहिए। ये किसका एग्जाम्पल है? ये हैस्टी जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल है। दो क्लास के आधार पे आपने फिलॉसफी की सभी क्लासेस के बारे में ये तय कर लिया, ये निश्चित कर लिया कि वो हार्ड हैं। इसको कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। थोड़े से एग्जाम्पल्स के आधार पे आप निर्णय पर पहुंच जाते हैं, वो होता है हैस्टी जनरलाइजेशन। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। A fool at 40 is a fool indeed। यदि आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच में पूछते तो फे अलिट्रेशन हो जाता। इसने पूछा है लिंकिंग डिवाइस यूज्ड इन द सेंटेंस एज, तो वो इंडीड है। और ये क्या इंडिकेट कर रही है? वास्तव में ए फूल एट 40 साल की उम्र में भी मूर्ख है, वो तो मूर्ख ही है। तो ये जोर दे रहा है, टू इंडिकेट एम्फेसिस, किसी बात पे जोर देने के लिए ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिएगा। द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नॉन एज, हमासिया होता है भैया। क्या होता है? हमासिया होता है, इसको फ्लॉ भी कहते हैं, FLA फ्लॉ। ठीक है, ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं, FLAW ट्रेजिक फ्लॉ। ठीक है, एरर ऑफ जजमेंट ये सिर्फ ट्रेजेडी में ही होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। लिटरेरी टर्म्स का भी हमने एक वीडियो शानदार बना दिया है आप लोगों के लिए, इसे नहीं देखा वो देख लेना, उसमें सारी चीजें, वो कंप्लीट वीडियो है। इधर उधर की बुक्स देखने की फिर आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप उसको देख लेना, उसमें हमने सब समझा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट शॉर्ट स्टोरी, इनमें से शॉर्ट स्टोरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? पहला है इट इज अ ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नरेटिव,
ये बात तो ठीक है। 3 चीजें आप जान लें, शॉर्ट स्टोरी ब्रीफ होती है, शॉर्ट स्टोरी फिक्शनल होती है, और शॉर्ट स्टोरी प्रोज में होती है, और शॉर्ट स्टोरी नरेटिव होती है। ये चारों बातें अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं, तब भी सही है ये। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज शॉर्टर देन ए नॉवेल, बिल्कुल ठीक बात है, नॉवल से थोड़ी छोटी होती है, फेबल से बड़ी होती है। इट इज यूजुअली डील्स विद ओनली ए फ्यू कैरेक्टर्स, हाँ इसमें कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं। इट मे बी रिटन इन प्रोज एज वेल एज इन वर्स, वर्स का मतलब पोइट्री होती है। ये बात सही नहीं है। शॉर्ट स्टोरी को सिर्फ प्रोज में लिखा जा सकता है, वर्स में नहीं लिखा जा सकता, तो ये बात ठीक है नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। द वर्ड सडन, द अंडरलाइन होना चाहिए था, द अंडरलाइन लेटर रिप्रेजेंट द साउंड। सडन का ट्रांसक्रिप्शन देख लो, क्या दिक्कत है इसमें, क्लियर हो जाएगा। ये होता है सडन का, सैड, डे, कई जगह आपको ये मिलेगा और कई जगह सीधा ही ये मिल जाएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सडन। आगे देखिएगा, ये इडियम्स और फ्रेजेस का एग्जांपल है भाई, देखिएगा। द फ्रेज नॉट मीन्स मैटर्स का मतलब क्या होता है ये बताइएगा। नॉट टू टेल द होल ट्रूथ, नहीं, पूरा सत्य नहीं बताना। टू ब्रेक अप द मैटर, टू ब्रेक अप तो मीन्स का मतलब होता है शब्दों को छुपाना, और नोट का मतलब नहीं, शब्दों को नहीं छुपाना, इसका मतलब सारी बातें क्लियर कह देना। तो ये है टू से डायरेक्टली एंड क्लियरली, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी, ये नहीं होंगे, डी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कौन सी बात सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है, देखिएगा। दे आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, पहले तो आप ये समझिएगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वे होते हैं जिनका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। आपसे पूछा जाए आप कुछ और बताओगे, मेरे से पूछा जाए मैं कुछ और बताऊंगा। कैसे, यदि आपसे पूछा जाए कि आप पे प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, आप डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते तो क्या करते, आपकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती तो आप क्या करते, तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो आंसर तो इसका यही हो गया। दे आर स्ट्रांगली रियलिस्टिक, ये ठीक बात है। दे डोंट इंसाइट द लर्नर्स क्रिएटिविटी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। और द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फिक्स्ड, हाँ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स फिक्स होते हैं। देखो अभी है अपने पास ये ऑब्जेक्टिव ही है, इनके फिक्स आंसर्स हैं। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड टू रेमेडियल टीचिंग, इनमें से कौन सी बात रेमेडियल टीचिंग के साथ लागू नहीं होती है। टेक्सचुअल अपग्रेडेशन, करिकुलम अपडेशन, ये तो होता है, हमने पिछली बार बताया था आपको। करिकुलम को अपडेट किया जाता है, अडेप्ट किया जाता है, सॉरी अडेप्टेशन, अडेप्ट किया जाता है, अनुकूलन किया जाता है। लर्नर्स एनालिसिस, ये भी किया जाता है, लर्नर को एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है उसमें कौन सी कमी है, कहाँ उसके डिफिकल्टीज एरियाज हैं। स्किल डेवलपमेंट, उसकी स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाता है, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो ये ए वाला। इस तरह से आज का हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। आप सब लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।